ओके माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। दोस्तों, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर क्यों पढ़ते हैं? वेरी 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 सिंपल। दोस्तों, एक बात समझिए कि टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर का मतलब क्या होता है। वो टाइम जिस दिन सप्लाई हुआ है। तो ये जानना ज़रूरी क्यों है? ये जानना इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज हमको अगर पता ही नहीं है कि किस दिन गुना हुआ है तो हम कैसे ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि यार इसका जुर्माना कब कलेक्ट करना है गवर्नमेंट को, राइट? तो आज ये एक टाइम फिक्स हो जाए, इससे क्या है, गवर्नमेंट को एक ड्यू डेट मिल जाएगा। ड्यू डेट कैसे मिलेगा? जो भी क्या है डिटरमाइन करते हैं हम लोग सेक्शन 12 या सेक्शन 13 के तहत, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। ओके, उस दिन के अगले महीने की 20 तारीख को आपको पे कर देना है क्या दोस्तों? जीएसटी। एब्सोल्युटली करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। ये चीज आप बकायदा याद रखना प्लीज। ओके, परफेक्ट। तो दोस्तों, टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड आउट इसीलिए करते हैं बिकॉज हम लोग रेट ऑफ टैक्स और क्या है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स डिटरमाइन कर सके। परफेक्ट। दोस्तों, सेक्शन 12 के तहत याद रखिएगा टाइम ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स फाइंड आउट होता है, एंड सेक्शन 13 में ओके टाइम ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ सर्विस डिटरमाइन होता है माय डियर फ्रेंड्स। परफेक्ट, यस। अभी सेक्शन 12 में 12(2), 12(3), 12(4), 12(5), 12(6). ओके, तो 12(2) में दोस्तों बात अगर हम लोग करें तो वो आती है नॉर्मल चार्ज की। नॉर्मल चार्ज में याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, दो ही डेट्स देखनी है विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल टैक्स पेयर, राइट? नॉर्मल टैक्स पेयर के रिलेशन में प्रोविजंस कुछ अलग है और कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के रिलेशन में प्रोविजंस कुछ अलग है। सुनिए ध्यान से। नॉर्मल टैक्स पेयर के रिलेशन में बोल दिया है वेरी 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 सिंपल, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डे टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। अब दोस्तों याद रखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये लास्ट डेट जो है वो ओके बदलते रहेगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो लेट्स से अगर सिचुएशन माय डियर फ्रेंड्स है क्या, लेट्स से मूवमेंट ऑफ गुड्स यानी गुड्स का हलन चलन हो रहा है, मुंबई से मैंने भेजे है वो गुड्स अहमदाबाद, तो फिर याद रखना उस केस में जो लास्ट डेट आएगा वो होता है डेट ऑफ रिमूवल। इन केस ऑफ नो मूवमेंट ऑफ गुड्स यानी गुड्स वहीं पे है और वहीं पे बिक गया है। क्लासिक एग्जांपल इसका है कि आज फॉर एग्जांपल मुझे एक क्लास खरीदना था, तो क्लास के साथ साथ मैंने उसका फर्नीचर भी खरीद लिया है, तो वो फर्नीचर वहीं था वहीं बिक गया है। ठीक। थर्ड इज गुड सेंटर अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न। यस, तो आपने अप्रूवल के लिए भेजा, उसने उसको परखा और फिर उसने बोला हाँ यस सर मुझे ये अच्छा लगता है। ओके, एंड फोर्थ इज माय डियर फ्रेंड्स कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। तो आज दोस्तों जैसे मूवमेंट ऑफ गुड्स के बारे में बात की हम लोगों ने, तो वहां पे आता है डेट ऑफ रिमूवल। नो मूवमेंट के केस में आता है डेट ऑफ डिलीवरी। गुड सेंट ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न में आएगा डेट ऑफ अप्रूवल या फिर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। यस, ओके, एंड लास्ट इज माय डियर फ्रेंड्स कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, जिसमें बोला है क्या, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ओके ये इवेंट्स के तहत आप क्या कर लेना, ये लास्ट डेट पिकअप कर लेना, और जैसे ही आपको दोस्तों याद रखना ये लास्ट डेट मिल जाती है, आप उसको चुपचाप कर देंगे कंपेयर किसके साथ, इनवॉइस के साथ, और जो भी अर्लियर डेट आएगी वो हो जाएगी आपकी टाइम ऑफ सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू 12 सबसेक्शन 2 फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर। ओके, परफेक्ट है। ओके, अभी दोस्तों इसमें रिसेंट एक अमेंडमेंट आया, नया नया ताज़ा ताज़ा अमेंडमेंट, कि आज स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम हम लोगों ने सप्लाई चैप्टर में ऑलरेडी कर दिया है दोस्तों कि ये क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है। ओके, फिर वो लॉटरी हो, लैटरी, अरे लैटरी नहीं बेटा, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कसिनोज, हॉर्स रेसिंग या फिर क्या है ऑनलाइन मनी गेमिंग, वो सब गुड्स है। और उसके रिलेशन में नया नया ताज़ा ताज़ा अमेंडमेंट ये आया है कि डेट ऑफ पेमेंट ही आएगा टाइम ऑफ सप्लाई। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस, उसमें डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऐसा कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आएगा डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट। परफेक्ट, यस। ओके, अभी फटाफट से तुरंत से दोस्तों क्या है, हम लोग एक काम करते हैं, ओसीओ की बुक को निकालते हैं अपने और तुरंत एक एक कॉन्सेप्ट्स के एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात आती है हमारी, ओके, एन ऑर्डर इज प्लेस्ड टू टीएन को शोलापुर 18 अगस्त को, सप्लाई फैब्रिक्स to make garments. Company delivered the fabrics on 4th of September and after completion the order issued on 15 September. The payment against the same was received on 30th September. Okay, determine the time of supply. दोस्तों यहाँ पे ये क्लासिक एग्जाम्पल है दोस्तों मूवमेंट ऑफ गुड्स का, और यहाँ पे ओके अगर आप देखेंगे इनवॉइस इशू कब हुआ है तो क्लियरली दिख रहा है ऑन 15th of September। ओके, एंड यहाँ पे उन्होंने फ्रैंकली स्पीकिंग नॉमेनक्लेचर थोड़ा
बेहुदा यूज किया है, दे शुड हैव सेड डिलीवर्ड के बदले दे शुड हैव रादर यूज द वर्ड रिमूव्ड, तो बेहतर होता। तो आप इस चीज को क्या है थोड़ा देख लेना अकॉर्डिंगली। पर यस, यहाँ पे उसका मतलब वही होता है, एंड विच इज़ वाई दोस्तों हम लोग कंपेयर करेंगे 4 सितंबर या फिर क्या है 15 सितंबर, विच एवर इज अर्लियर। तो भावनाओं को समझना और अकॉर्डिंगली क्रैक कर देना इस सिचुएशन को। और आज यहाँ पे अर्लियर डेट है 4 सितंबर, तो वही आ जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, मैं सेकेंड वाले केस में जाना चाहूँगा जो है बेसिकली कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, और मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों, जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है अगर पेपर थोड़ा सा टफ आया तो। ओके, तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वीएसटी लिमिटेड के सम में। ओके, तो यहाँ पे सीन ऐसा है कि वीएसटी लिमिटेड मंथली पेमेंट कर रहा है, ओके, ऑन 7th of the day of the next month, ठीक है। एवरी क्वार्टर ट्रस्ट इंडस्ट्रीज shall issue a statement of account showing the quantity and the value of goods dispatched and payments received and क्या है पेमेंट्स ड्यू, द डिफरेंशियल अमाउंट इफ एनी शैल बी मेंशन। ओके, तो अभी दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग जुलाई से सितंबर के क्वार्टर की। तो दोस्तों अगर बराबर से देखें, जुलाई से सितंबर का क्या है क्वार्टर है, ये आपका क्या हो जाएगा पीरियड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अभी इसके रिलेशन में आप ये देखिए कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कब इशू हुआ है, इसके रिलेशन में आप ये देखिए डेट ऑफ पेमेंट कब हुआ है और इनवॉइस कब आया है। बिकॉज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में आपको पता है डेट ऑफ इनवॉइस या लास्ट डे, और लास्ट डेट में हम लोग लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स या फिर डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ओके, तब जाके आएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। तो आज दोस्तों जुलाई से सितंबर के केस में सीन ऐसा हुआ है कि जब जुलाई की बात कर रहे हैं, ओके, तो पेमेंट तो कब आया होगा दोस्तों, देखिए फटाफट से। उसने बोला अगले महीने की 7 तारीख तक आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं फटाफट से एक साथ ही क्या है डिटेल्स फिल करता हूँ। तो दोस्तों अगर आप चेक करेंगे फटाफट से यहाँ पे, तो बात ये हो रही है कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स तो अक्टूबर 3 को ही आया है, अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, परफेक्ट, अक्टूबर 3 को ही आया है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, और यहाँ पे ओके बस इतना दिखाया गया है कि भैया 2,46,000 अमाउंट जो है जुलाई से लेके सितंबर का वो अनपेड है, दूसरा सब पेड है, इतना अमाउंट अनपेड है, राइट। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का टोटल बिलिंग उन्होंने नहीं दिखाया, उन्होंने सिर्फ अनपेड अमाउंट दिखाया माय डियर फ्रेंड्स, राइट राइट। ओके, अच्छा अभी जुलाई का पेमेंट कब आया होगा, अगस्त में, अगस्त 5 को आया है दोस्तों, राइट। कब आया है, अगस्त 5 को, राइट। कितना आया है, 2 लाख आया है, परफेक्ट। क्या इनवॉइस इशू हुआ है दोस्तों, अगर आप पूरा सम देखेंगे इनवॉइस इशू हुआ ही नहीं है, और इसीलिए आईसीआई ने यहाँ पे अज्यूम किया है कि जिस दिन पेमेंट आया है उसी दिन इनवॉइस भी इशू हुआ होगा, तो यहाँ पे इसको भी लिख दिया उन्होंने अगस्त 5। फिर आता है दोस्तों सितंबर, सितंबर का क्या सीन है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स अगेन अक्टूबर 3 को ही आया है। डेट ऑफ पेमेंट है दोस्तों क्या, आई एम सो सॉरी, जुलाई के बाद अगस्त आता है, यस। तो डेट ऑफ पेमेंट उसका है सितंबर 5, राइट। अब यहाँ पे भी आ जाएगा सितंबर 5, ओके। एंड लास्ट दोस्तों सितंबर की बात करें, राइट, तो यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा अलग है। यहाँ पे सिनेरियो ऐसा है कि ऊपर तो दोस्तों आप समझिए 2 लाख की बात हो रही थी, पर यहाँ पे कुछ और बात हो रही है। बात हो रही है ये कि यस 2 लाख रिसीव हुआ है, अक्टूबर 6 को ही हुआ है, राइट। इस दिन को पेमेंट आया, और कितने का आया है, 2 लाख। और एक 56,000 का और आया है, कब आया है, तो बोला अक्टूबर 17 को, जिसके रिलेशन में भी याद रखना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अक्टूबर 3 को ही रेज हुआ है दोस्तों, याद रखना ये चीज़, बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। और इनवॉइस दोस्तों जैसे बताया गया सेम ही डेट ले लेंगे, कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे दोस्तों। फ्रैंकली स्पीकिंग ये और ये इवेंट तो क्या है, वन एंड द सेम, तो याद रखना। फिर हमको कंपेयर करना है इनको और इनको, विच एवर इज अर्लियर। तो पहले केस में आ जाएगा अगस्त 5, दूसरे में आ जाएगा सितंबर 5, तीसरे में आ जाएगा अक्टूबर 3, चौथे में आ जाएगा अक्टूबर 3। तो दोस्तों याद रखना पूरा का पूरा 2,56,000 दोस्तों अक्टूबर 3 को उसका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, यहाँ पे 2 लाख का, यहाँ पे 2 लाख का। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, यस सर, ओके। तो इस तरह से क्या आप चीज़ों को अकॉर्डिंगली क्या है मैनेज करेंगे, और अगर ये सम आया तो याद रखना हूबहू ऐसा ही आएगा, वरना नहीं आएगा।
राइट। और इसमें ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो जस्ट टू क्लैरिफाई दैट हम लोगों ने ये बात कर दी है। अच्छा सुनिए बराबर से, मैं जब बोल रहा था कि नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए 12(2) में कुछ अलग है और कॉम्पो के लिए कुछ अलग, तो सुनिए क्या है इसका मतलब। नोटिफिकेशन 66/2017 ने बोला है कि रजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूडिंग कॉम्पो टैक्स पेयर हैज टू पे जीएसटी on outward supply of goods at the time of supply as specified in section 12(2)(a), where okay date of issue of invoice or last day to issue invoice whichever is earlier is what they take as the time of supply, right? तो clearly दोस्तों they have mentioned excluding a compo taxpayer, तो दैट मीन्स व्हाट कि अगर कॉम्पो टैक्स पेयर है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। तो सुनिए सुनिए सुनिए, बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं कि आज दोस्तों अगर कॉम्पो टैक्स पेयर है, ठीक है, एंड ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ जिसने मैन्युफैक्चरर या एज अ ट्रेडर अपने आप को कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर किया है अंडर 10(2), राइट। तो फिर उस सिनेरियो में दोस्तों याद रखना 12(2) में आपका टाइम ऑफ सप्लाई पुराने ज़माने का टाइम ऑफ सप्लाई ही आएगा, राइट। और पुराने ज़माने का टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, राइट, और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। yes दोस्तों, एक ज़माना था जब 12(2) में हम लोग डेट ऑफ पेमेंट को भी तवज्जो देते थे, इंपॉर्टेंस देते थे, पर दोस्तों अब नहीं, अब नहीं, कतई भी नहीं। किस केस में? नॉर्मल टैक्स पेयर के केस में। नॉर्मल टैक्स पेयर के केस में वी विल जस्ट टेक ओके डीओआई और लास्ट डेट वाला केस, राइट, यस, ओके। पर कॉम्पो में अभी भी सिनेरियो वैसे ही है जैसे पहले थे, तो ये चीज़ प्लीज़ याद रखना। ये कितने लोगों को पता ही नहीं होता है क्योंकि शायद क्लासेस में पढ़ाया ही नहीं होता है, बट आई वांटेड टू गिव यू द राइट नॉलेज, इसीलिए इस चीज़ का खुलासा कर रहा हूँ दोस्तों। ओके ओके दोस्तों, तुरंत हम देख लेते हैं इसका। मिस्टर अमित शाह श्रीनगर में है और वो गुड सेंड ऑन अप्रूवल फॉर दे रहे हैं उमर अब्दुल्ला को। दोस्तों याद रखना, यहाँ पे रिमूवल ऑफ गुड्स हो रहा है 1/10/2023 को, डिलीवरी हो रहा है 5/10 को, अप्रूवल आपको इसका मिल रहा है 1/2/2024 को, अगले साल, अगले कैलेंडर ईयर में। डेट ऑफ पेमेंट इज 11/3 एंड इनवॉइस इशू है 5/2/2024। ओके, तो आप फटाफट से मेरे हिसाब से क्या है, आप सीधा लिख लो कि भैया डीओआई क्या है आपका। तो डीओआई क्लियरली दिया है भैया 5/2/24। अभी चुपचाप इसको कंपेयर करेंगे अपन लास्ट डेट के साथ। तो लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस क्या आएगा? वेरी सिंपल, लास्ट डेट में आप दो ले लेंगे। पहले तो डेट ऑफ अप्रूवल, डेट ऑफ अप्रूवल क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? 1/2/2024। और दूसरा 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल क्या आ जाएगा? ओके, तो बहुत सिंपल है दोस्तों, रिमूवल का डेट ये है, यहाँ से क्या है 6 महीना कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? 1/4/2024। तो दोस्तों आज सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा क्या? विच एवर इज अर्लियर 1/2/24, और उसको कंपेयर करेंगे हम 5/2/24 के साथ, विच एवर इज अर्लियर, एंड देयर बाय माई डियर फ्रेंड्स वी विल टेक क्लियरली 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 ओके यस 1/2/24। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, 1/2/24 आ जाएगा अपना टाइम ऑफ सप्लाई, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन कर दीजिए, यहाँ पे बस 1/2/24 लिख दीजिएगा आप, ठीक है, परफेक्ट। ओके, तो दोस्तों ये था अपना सेल और रिटर्न वाला केस, ठीक है। एंड द लास्ट इज माय डियर फ्रेंड्स नो मूवमेंट, नहीं सॉरी कौन सा था, एक सेकेंड यस। तो इसका सम हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया है, अब क्या बाकी है चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे ओके यस क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन वी हैव व्हाट, यस क्वेश्चन नंबर 4 में वी हैव माय डियर फ्रेंड्स मिस्टर अदानी रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। माय डियर फ्रेंड्स कॉम्पोजिशन स्कीम है, सतर्क रहना, सावधान रहना। यहाँ पे वो रिमूव कर रहा है गुड्स 1/4 को, उसका इनवॉइस का डेट है 5/4, डेट ऑफ पेमेंट है 1/3। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट है यहाँ पे डेट ऑफ रिमूवल, एंड थर्ड है माय डियर फ्रेंड्स विथ रिस्पेक्ट टू डेट ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों विच एवर इज अर्लियर, एंड विच एवर इज अर्लियर में ऑब्वियसली माय डियर फ्रेंड्स आ जाएगा क्या आपका ये एडवांस वाला डेट, यानी कि 1 मार्च, राइट। तो ये चीज़ है दोस्तों ओके, क्योंकि यहाँ पे याद रखना हम लोग वो पुराना वाला टाइम ऑफ सप्लाई ही लेते जो पहले एप्लीकेबल था।
ओके, बिकॉज क्लियरली सेक्शन 66/2017 से कॉम्पो टैक्स पेयर एक्सक्लूड होता है। ठीक है, डन। तो ये दोस्तों 12(2) की बात हो गई फटाफट से। यस, परफेक्ट। अब दोस्तों हम लोग फटाफट से बात कर देंगे 12(3) की। दोस्तों 12(3) का माय डियर फ्रेंड्स प्लीज़ याद रखना क्या, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की जब बात करते हैं दोस्तों हम लोग, तो याद रखना बहुत इजी है इसको याद रखना। हमेशा याद रखना आप रिसिपेंट के एंगल से सोचोगे। अब किसके एंगल से सोचोगे? रिसिपेंट। और रिसिपेंट को गुड्स आता है या जाता है? उसको गुड्स आता है। तो दोस्तों उसको गुड्स आ रहा है, उसको गुड्स आ रहा है। तो आज डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, गुड जाने के बाद वो करेगा पेमेंट, यानी कि डेट ऑफ पेमेंट। और थर्ड, गवर्नमेंट ने अपनी सहूलियत के लिए लगा दिया है और वो है 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। यस, अब एक चीज याद रखना दोस्तों, कंफ्यूजन होता है कई बार क्या कि भैया डेट ऑफ पेमेंट क्या होगा? जिस दिन मेरे बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ है कि योर एक्सिस बैंक इज डेबिटेड बाय 1 लाख रुपीज, वो दिन लूँ, या फिर उस दिन लूँ जिस दिन मेरे अकाउंटेंट ने ओके एंट्री पास कर दिया, पेमेंट एंट्री पास कर दिया, क्रेडिटर टू कैश बैंक, कौन सा लूँ? ओके, द वन विच इज इन द डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट और द पेमेंट एंट्री इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो दोस्तों हम लोग दोनों को ही इक्वली तवज्जुद यानी कि इंपॉर्टेंस देंगे, एंड विच इज वाई वी विल टेक दोस्तों विच एवर इज अर्लियर एंड विच इज वॉट इज क्लियरली शोन हियर। ओके, परफेक्ट, विच एवर इज अर्लियर। तो ये चीज आप बकायदा ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड्स। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके, ये है बात विथ रिस्पेक्ट टू 12 सबसेक्शन 3। 12 सबसेक्शन 3 में एक छोटा सा दोस्तों क्या है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, चेक कर लीजिए फटाफट से। ये वाला है, थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी यानी कि क्या, अगर आपका ध्यान नहीं रहा तो डेफिनेटली आप यहाँ पे क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। तो मिस्टर भुवन दोस्तों एक एग्रीकल्चरिस्ट है जो कैशू नट वगैरह बेचता है डीमार्ट को, जो एक रजिस्टर्ड पर्सन है। ओके, यस दोस्तों, सिंपल सी बात है। ओके, जैसे ही क्या है, अगर बात फाइनल सीए की करते हैं तो फाइनल सीए में दोस्तों डेफिनेटली क्या है, ओके आरसीएम में सर्विसेज के साथ साथ गुड्स का भी क्या है, उन्होंने प्रोविजन अभी ऐड कर दिया है, जहाँ पे दे ऑल्सो हैव टू रिमेंबर द इंस्टेंसेस जहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में आरसीएम लगता है। एंड दोस्तों एग्रीकल्चरिस्ट अगर कैशू नट्स देता है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो डेफिनेटली दोस्तों वहाँ पे आरसीएम लग जाता है, वे रजिस्टर्ड पर्सन विल पे द टैक्स, राइट। यस, तो आज इसमें ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इज डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच गुड्स। ओके, तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स याद रखना 12/5/2024 की अगर बात करें तो वहाँ पे डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स हुआ है, डेट ऑफ पेमेंट हुआ है 30th 5 को, एंड सप्लायर इनवॉइसेस द गुड्स टू डीमार्ट ऑन 4/5, राइट। नीचे लिखा है 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इलैप्सेस ऑन 3rd June। पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स एज आई सेड डीमार्ट लिमिटेड। ओके, ये फाइनल सीएम है दोस्तों, इंटर सीएम में नहीं है। ओके, यस, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस। तो दोस्तों डीमार्ट कब टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को? तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स मिल गया है, यस। डेट ऑफ पेमेंट गिवन डेटा है, यस। अब हमको लेना है ओके 31st डे फ्रॉम डीओआई। तो दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, 3rd जून को ले लेते हैं। 3rd जून को नहीं लेना है रे पगले, 30 डेज ही बोला है और अपने को चाहिए 31। और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स याद रखना, ओके थोड़ा दिमाग होगा ना तो मैं सीधा June 4 लिख दूंगा, यस, क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ बेटा, राइट। एंड अकॉर्डिंगली क्या है, मैं June 4 को कंपेयर कर दूंगा दोस्तों ओके 30th मई के साथ और 12th मई के साथ माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो 12th में 30th में एंड क्या आ जाता है 4th जून, विच एवर इज अर्लियर दैट अमाउंट्स टू 12th मई माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो ये चीज़ आप बाकायदा याद रखना। ओके, तो विच एवर इज द अर्लियर डेट आ जाएगा एज द टाइम ऑफ सप्लाई, एंड देयर बाय ईयर इट हैपेंस टू बी व्हाट 12/5/35/46 12/5, ठीक है, परफेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है 12 सबसेक्शन 3। ओके, इसमें दोस्तों अगर मैं स्पेसिफिकली क्या है बात करना चाहूँ तो 12/3 में याद रखना मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं ओके एक और एडजस्टमेंट में, और यहाँ पे क्या है मैक्सिमम मिस्टेक होती है बराबर से इस चीज को सुनना। ओके, चेक आउट दिस 3rd and 4th एडजस्टमेंट। 3rd एडजस्टमेंट दोस्तों क्या है एंड 4th क्या है देख लीजिए। सबसे पहले मैं बोलूंगा आप 4th एडजस्टमेंट को चेक कीजिए। 4th एडजस्टमेंट डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स दे दिया है July 5, चलो ये सॉर्टेड है, राइट।
पेमेंट वाला सीन क्या है देखो, तो पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स जून 28 है, डेबिटेड इन द रिसिपेंट्स बैंक अकाउंट इज जून 30, तो 28 जून या फिर 30 जून विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पे जून 28 आ जाता है। एंड लास्ट है माय डियर फ्रेंड्स, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ जून 1 की, तो यहाँ पे वेरी सिंपल 31 डेज मुझे काउंट करना है। और 31 डेज यहाँ पे कैसे आएंगे बताओ, ऑलवेज रिमेंबर यू काउंट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। तो जून में अगर ये जून 1 है, जून में 30 दिन है, तो एक चला गया तो 29 बाकी, अपने चाहिए को 31, तो और 2 है वो आएंगे जुलाई में, यानी कि ये आ जाएगा कौन सा, सिंपल सी बात है दोस्तों, जुलाई 2। तो जुलाई 2 है, 28 जून है, और लास्ट है दोस्तों जुलाई 5, तो आ जाएगा 28 जून। ये सिंपल वाला केस है। यहाँ पे थर्ड वाले केस में जनरली लोग क्या है बहुत मिस्टेक्स करते हैं, ओके, एंड दैट इज द केस ऑफ पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट में आप ऐसे ही समझ लो दोस्तों कि ट्रांजैक्शन जो है माय डियर फ्रेंड्स, वो याद रखना ऐसा ही है कि एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग ट्रांजैक्शन की तरह उसे ट्रीट करना प्लीज, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, ओके, पार्ट पेमेंट की, पार्ट पेमेंट मेड ऑन 30 जून एंड बैलेंस अमाउंट पेड ऑन जुलाई 20, राइट, ये सीन दिया है यहाँ पे। तो आज डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स तो वही रहेगा, यहाँ पे 31 डेज आप निकाल लोगे, तो जून 29 है, तो बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा। तो आज 30 में से 29 डेज चले गए, एक बाकी रहेगा, अपने को चाहिए 31, तो 30 डेज आएंगे जुलाई में। तो आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या, 30 जुलाई, राइट, परफेक्ट। तो दोस्तों बात हम लोग कर रहे हैं 30 जुलाई की, राइट, और यहाँ पे जुलाई 1 की। अब इसका क्या है, पार्ट पेमेंट का क्या सीन है, तो बहुत वेरी वेरी सिंपल है दोस्तों, देखिए यहाँ पे गौर से समझिए चीजों को। यहाँ पे सीन ऐसा हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, दैट आप ऐसे ही समझे कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स जुलाई 1 है, ओके, 31st डे अपना है कौन सा, 30 जुलाई, जुलाई 30 ऐसे लिख देते, देखो जैसे आप लिख रहे हो ना वैसे ही लिखना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा लास्ट में। एंड लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, अब यहाँ पे दो इंस्टेंसेस है पेमेंट के, तो हमको दोनों को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो आज सिंपल सी बात है यहाँ पे, ओके, जून 30 है और जुलाई 20 है, तो डू यू रियलाइज यहाँ पे जून 30 का जो पेमेंट है वो एक्चुअली एडवांस है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई दोनों के लिए अलग अलग आएगा, क्योंकि जुलाई 30 के लिए जो पेमेंट आया उसका गुड्स जुलाई 1 को ही रिसीव हुआ है, और उसका ये 31st डे फ्रॉम द DOI वो 30 जुलाई ही होगा। और जो जुलाई 20 को पेमेंट रिसीव हुआ है उसके लिए डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और 31st वाला डेटा सेम ही रहेगा। तो ऐसा ही रेप्लीकेट कर देना आप उसको, समझा, परफेक्ट। तो इस तरह से आ जाएगा क्या दोस्तों, टाइम ऑफ सप्लाई, ओके। और आपको चुपचाप लेना है विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पे दोस्तों पहले केस में ये अर्लियर आ जाएगा, और यहाँ पे सबसे अर्लियर डेट आ जाएगा ये वाला, समझा। तो अगर क्या पेमेंट 15 लाख का था तो इनवॉइस तो 15 लाख का ही रेज होगा, पर लेट्स से 5 लाख यहाँ आया है और 10 लाख यहाँ पे आया है, तो 5 लाख का टाइम ऑफ सप्लाई 30 जून होगा, और 10 लाख का टाइम ऑफ सप्लाई जुलाई 1 हो जाएगा। अरे पगले, अरे तेरे को समझा क्या, यस सर, ओके, परफेक्ट। तो ये केस है माय डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू 12 सबसेक्शन 3, परफेक्ट, ओके। चलो नेक्स्ट क्या है, फटाफट से आ जाओ, राइट। 12 सबसेक्शन 4 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 12 सबसेक्शन 4 में याद रखना कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है दोस्तों कि आज अगर आप सप्लाई कर रहे हो और जो सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है उसका सप्लाई आइडेंटिफाइबल है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर, यानी जब मैं वाउचर इशू कर रहा हूं तो मुझे पता है आगे जाके रिडीम कौन सा गुड्स होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं जो सप्लायर हूं मैं एक ही गुड्स का सप्लायर हूं। लेट्स से मैं मोबाइल फोन ही बेच रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बैग्स ही बेच रहा हूँ या क्या है कंप्यूटर ही बेच रहा हूँ, तो मुझे पता है आगे जाके वही बिकने वाला है क्योंकि मैं वही बेच रहा हूँ बेटा। तो उसका रेट मुझे आज की तारीख में पता है, जो कल बिकने वाला है वो गुड्स का रेट मुझे आज की तारीख में पता है, बिकॉज रेट्स जनरली इतने जल्दी से चेंज नहीं होते दोस्तों, राइट। तो सिंपल सी बात है, आइडेंटिफाइबल है तो मैं आज की तारीख में ही क्या है बेटा उसका टाइम ऑफ सप्लाई रिकॉग्नाइज कर दूंगा। कब? एट द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, ठीक है। बट दोस्तों सिंपल सी बात है कि अगर मुझे क्या है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर पता नहीं कि कल उठ के गुड्स कौन से रिडीम होने वाले हैं, क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल आई एम समवन लाइक अ डी मार्ट और अ शॉपर स्टॉप और फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल,
राइट, जहाँ पे बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के क्या है, अलग अलग गुड्स रखे जाते हैं। तो मुझे नहीं पता कि आज कोई कपड़ा, जूता, परफ्यूम क्या जाके रिडीम होगा, बिकॉज सबके अलग अलग रेट है। तो आज उस सिनेरियो में माय डियर फ्रेंड्स प्लीज याद रखना क्या, कि उस केस में मुझे आगे ही पता चलेगा कि क्या रिडीम होगा, तो मैं इसीलिए टाइम ऑफ सप्लाई उसका आगे ही पोस्टपोन कर दूंगा, दैट विल बी द डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ सच गुड्स। ओके, परफेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, परफेक्ट है, राइट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स 12 सब सेक्शन 5 है, जो क्या होता है, रेसिडुअल केस। रेसिडुअल केस में माय डियर फ्रेंड्स एक चीज प्लीज याद रखना क्या, कि अगर 12-2, 12-3, 12-4 में आपकी दाल नहीं गलती है, तो फिर याद रखना आपकी दाल फिर यहाँ पे गलेगी। और बोल दिया है क्या कि अगर आपने रिटर्न फाइल किया तो डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न आ जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, और वो भी नहीं किया, नालायक हो, निठल्ले हो एक नंबर के, तो डेट व्हेन द टैक्स इज पेड वही आ जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, यस, ये जनरली केस, ये केस तब ट्रिगर होता है जब आप पे रेड वेड लगाई जाती है और आपने सब ट्रांजैक्शंस बेटा ब्लैक में किए होते हैं, सब रिकॉर्ड्स भी आपके क्या है बेटा कोई होते नहीं है, ना कोई इनवॉइस इशू किया होता, तब जाके क्या है गवर्नमेंट को कोई तो ऐसा डेट चाहिए जहाँ पे वो फिक्स कर सके आपका लायबिलिटी, और वो इन दोनों में से कोई एक होता है। नेक्स्ट 12 सबसेक्शन 3 माय डियर फ्रेंड्स, बात करें हम लोग इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी की। तो याद रखना इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी जो एक सप्लायर चार्ज करता है रिसीपेंट को, कब, ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन बाय द रिसीपेंट टू द सप्लायर। तो फिर याद रखना यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा क्या दोस्तों, डेट ऑफ पेमेंट। ओके, तो यहाँ पे पूरा पेमेंट बेसिस पे ही है दोस्तों, यानी कि इशारा इस बात की तरफ है कि अगर मुझे रिसीपेंट से पेमेंट इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी का अगर नहीं आया, तो मैं फिर याद रखना उसके रिलेशन में टाइम ऑफ सप्लाई भी रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट ये होता है कि लेट्स से मैंने डेबिट नोट जो है रेज किए फरवरी में, पर मुझे इंटरेस्ट का पेमेंट मिला है लेट्स से मार्च में, तो याद रखना अगर आपको फरवरी का कंप्यूटेशन करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई का, तो फरवरी में ये इंटरेस्ट मत लेना, ये इंटरेस्ट आप लोगे वैल्यू ऑफ सप्लाई के अकाउंट में जब इसका टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर होगा, और वो होगा इन द मंथ ऑफ मार्च। आर यू गेटिंग इट? यस। तो क्या इसको आपको टैक्सेबल करवाना है? यस, पर वो भी ज़रूरी है कि आपको कब टैक्सेबल करवाना है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में सीखा हम लोगों ने कि वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर लेंगे अंडर 15(2)(d), पर फिर कब लेंगे वो बताता है हम लोग को 12(6). ओके, यस, परफेक्ट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स क्या है, नेक्स्ट दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग ओके सेक्शन 13 की, पर उसके पहले रुक जाइए, एक छोटा सा क्या है मैंने सम रखा है, आ जाइए फटाफट से। ओके, यहाँ पे आ जाइए। ओके, देखते हैं किस में कितना है दम, तारा रम पम पम, और कौन एक्चुअली में समझ पाता है कि इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, नाइकी लिमिटेड रजिस्टर्ड इन मुंबई सप्लाई शूज अमाउंटिंग टू 10 lakhs plus GST at the rate 18% टू डीमार्ट लिमिटेड registered in Delhi and issued the invoice for the same on 5/4। ठीक है, the goods were removed from the factory on 1/4, delivered on 3/4। ठीक है, contract had a clause that if the payment is made after 1/7 then Nike shall be charged flat late fee of okay how much, 1 lakh rupees for delayed payment of consideration। Since no payment was made on 1/7, Nike issued a debit note okay on 2/7, ठीक है, of 1 lakh plus GST। ठीक है, Nike paid the entire amount of 11 lakh plus GST on 1/10। What shall be the time of supply of entire 11 lakhs? दोस्तों, तो आपको पता है यहाँ पे 11 lakhs स्टेक पे है, तो 11 lakhs में से माय डियर फ्रेंड्स 10 lakhs is absolutely what supply of goods and 1 lakh is nothing else but interest late fee penalty। तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई दोस्तों 12/2 के तहत आएगा और इसका 12/6 के तहत आएगा। समझ रहे हो? अरे समझ रही है प्यारी? यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? यस। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स ये आ जाएगा क्या, DOI और लास्ट डे टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, और यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ पेमेंट। तो आज अगर आप चेक करेंगे 10 लाख का DOI क्या है, तो वो 5/4 को रेज हुआ है, और रिमूवल कहाँ है, 1/4 को हुआ है, तो विच एवर इज अर्लियर 1/4 आ जाएगा। और दोस्तों अगर बात करते हैं हम लोग ये इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी की, तो वो रिसीव हुआ है कभी 1/10 को, जब पूरा पेमेंट रिसीव हुआ था। तो आज इस केस में आ जाएगा 1/10, राइट। तो ये आ जाएगा दोस्तों 1/4 और ये आ जाएगा 1/10। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर, अरे यस सर। ओके, बस ये केस है, ठीक है, डन। ओके, तो दोस्तों हम लोगों ने ओके प्रॉपरली एकदम Q&A के साथ दोस्तों सेक्शन 12 प्रॉपरली खत्म कर दिया है। ओके, तो जरा भी टेंशन
मत लीजिएगा। ओके दोस्तों, अभी मैं करने जा रहा हूं 13 सबसेक्शन 2, जो है बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज। ओके, सुनिए फटाफट से। सिंपल सी बात है, पहला जो केस है माय डियर फ्रेंड्स, वो बहुत ही सिंपल केस है, जहाँ पे हम लोग नॉर्मल सर्विस की बात कर रहे हैं, राइट। नॉर्मल सर्विस यानी कि सिंपल सी बात है वन टाइम सर्विस, राइट। तो वन टाइम सर्विस यानी कि सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक कंसल्टेशन दे दिया, मैंने आपके लिए एक बार फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई एडवाइस दे दी, कोई कंसल्टेशन दे दिया, या आपका कोई क्या है सर्विस रिलेटेड काम कर दिया, बट इट एंड्स। लेट्स से एक चैप्टर, मैं अगर ट्यूटर हूँ तो मैंने एक चैप्टर पढ़ा दिया, इट एंड्स देयर, लाइक इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूइंग एंगेजमेंट। या आपका एक बार आपकी एडवर्टीजमेंट कर दी, या एक बार आपके साथ क्या है मैंने आपके लिए वीडियोग्राफी कर दी, आपके लिए कोई एडिटिंग कर दी, वॉट एवर द केस में भी, राइट। तो आज वन टाइम है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सिनेरियो में याद रखना दोस्तों, गवर्नमेंट ने सिंपल बोला है कि देख भाई, टाइम ऑफ सप्लाई में 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, राइट। सबसे पहले आप क्या है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस करते हो, राइट, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, फिर आप इनवॉइस रेज करते हो, और फिर आप पेमेंट करते हो। आइडियली यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, ठीक है, परफेक्ट है, यस। अब दोस्तों गवर्नमेंट ने सिर्फ इतना ही बोला कि देख भाई, तेरा डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस जब भी होता है, ठीक है, उसके 30 डेज के अंदर तूने अगर इनवॉइस रेज कर दिया, तो भैया मैं ले लूँगा इनवॉइस या फिर क्या है पेमेंट का डेट, विच एवर इज अर्लियर, एंड अकॉर्डिंगली जो भी अर्लियर डेट होगा वो मैं ले लूँगा एज द टाइम ऑफ सप्लाई। बट अगर तुझे डीओसी से ओके इनवॉइस ओके तू आफ्टर 30 डेज इशू करता है, ठीक है, तो फिर बहुत लेट हो गया तेरे लिए इनवॉइस, तो मैं ले लूँगा उस केस में ओके डीओसी एंड डीओपी विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो अगर तूने इनवॉइस सही टाइम पे इशू किया है, अगर तूने इनवॉइस सही टाइम पे इशू किया, और सही टाइम क्या होता है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, तो फिर याद रखना सिंपल सी बात है, इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पर अगर तूने क्या है 30 डेज के बाद किया है, तो भैया गवर्नमेंट बोलता है कि भैया उस केस में तूने बहुत लेट इनवॉइस इशू किया, तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ओके, परफेक्ट। अब यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स ओके 2-3 इंटरेस्टिंग समझाते हैं, तो मैंने सोचा यार फटाफट से क्या है बिना कोई ओके सोचे समझे फटाफट से क्या है ओसीओ की बुक में जाते हैं और धनाधन क्या सॉल्व करते हैं। 13 सबसेक्शन 2, अच्छा 13 सबसेक्शन 2 का ये क्या है क्वेश्चन 8 जानने से पहले मैं सिर्फ एक छोटा सा क्या है आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं कि सुनिए, डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पे भी क्या है दोस्तों याद रखना, कंफ्यूजन था कौन सा ले, क्योंकि आज मैं सप्लायर हूँ, याद रखना 13(2) है, नॉर्मल चार्ज है यहाँ पे, तो मैं ओके सप्लायर टैक्स पे करता है तो सप्लायर की ही निगाहों से ट्रांजैक्शन देखूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे सप्लायर सर्विस देता है और उसको पैसा मिलता है, तो बैंक अकाउंट उसका डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, वो क्रेडिट। तो जिस दिन क्रेडिट आया बैंक अकाउंट में आपका वो दिन, राइट, या फिर जिस दिन पेमेंट एंट्री हुआ है ओके इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ हुज ऑफ सप्लायर्स। सर पेमेंट एंट्री सप्लायर को पेमेंट एंट्री है यस बेटा, पेमेंट एंट्री यानी पेमेंट जो रिसीव हुआ है उसका एंट्री, यानी इशारा है दोस्तों कैश बैंक टू डेटर्स वाले एंट्री का, जहाँ पे आपने डेटर्स को रिवर्स किया होगा, ठीक है। तो इस दिन जो एंट्री मारा है वो, या फिर जिस दिन क्या है क्रेडिट हुआ बैंक अकाउंट में वो, विच एवर इज अर्लियर जो भी डेट होगा दोस्तों वो डेट ले लेंगे हम लोग एज द टाइम ऑफ सप्लाई, आई एम सो सॉरी माय बैड, डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो ये डेट ऑफ पेमेंट आ गया, अकॉर्डिंगली फिर क्या इनवॉइस या डीओसी जिसके साथ भी आपको कंपेयर करना है कंपेयर करो और इसको खत्म करो, ठीक है, परफेक्ट। फटाफट से ये क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कंफ्यूजिंग भी हो सकता है ये कई बार। इसमें दोस्तों मैं बता देता हूँ पार्ट पेमेंट वाला सीन भी है, और दोनों जो पार्ट पेमेंट हुए हैं उनको रिकॉर्ड भी अलग अलग डेट पे हुआ है, राइट। तो जो मैंने 12(3) में आपको सिखाया था वही अभी अप्लाई करने की आपकी नौबत आ गई है दोस्तों, अच्छे से अप्लाई करना, ठीक है। तो 8 सितंबर को दोस्तों कम्युनिटी हॉल बुक हुआ है, जहाँ पे एडवांस दिया गया है 1,20,000 में से 20,000। 10 सितंबर को दोस्तों एडवांस क्रेडिट हुआ इन द बैंक अकाउंट, ओके। 2 नवंबर को सर्विस दिया गया है बिकॉज मैरिज इज हेल्ड इन द कम्युनिटी हॉल। 18 दिसंबर को दोस्तों इनवॉइस इशू हुआ है 1,20,000 का, जहाँ पे इंडिकेट किया गया कि बैलेंस 1 लाख ही देना है।
1 लाख जो है दोस्तों रिकॉर्ड किया इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 22 दिसंबर और क्रेडिट हुआ ऑन 24 दिसंबर। तो आप क्या करेंगे अभी? तो सुनिए, सबसे पहले तो दोस्तों अगर क्या है पार्ट पेमेंट का सीन हुआ है तो आप पहले तो क्या है डीओसी लिख दो, फिर लिख दो डीओआई, फिर लिख दो क्या डेट ऑफ पेमेंट, राइट। तो दोस्तों डीओसी क्या है, फटाफट से क्या है, फटाफट से आ जाइए आ जाइए आ जाइए। डीओसी दोस्तों क्लियरली लिखा है वहाँ पे, मैरिज हेल्ड कब हुआ है 2 नवंबर को, तो 2/11, राइट। इनवॉइस कब रेज हुआ दोस्तों, फटाफट से 18 दिसंबर, 18/12। अच्छा, पेमेंट कब हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, तो बहुत सिंपल है दोस्तों, याद रखिए आज 1,20,000 का पेमेंट हुआ, तो 20 पहले हुआ है और 1 लाख का बाद में हुआ है। तो दोस्तों 20,000 जो है माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा क्या, ओके, वो 8 सितंबर को रिकॉर्ड किया इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और क्रेडिट हुआ है 10 सितंबर को। तो कौन सा लूंगा मैं, विच एवर इज अर्लियर, 8 सितंबर, तो यहाँ पे ले लिया 8 सितंबर मैंने, ठीक है। और दूसरा क्या है दोस्तों, 22 दिसंबर या फिर 24 दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर, ये दूसरा पार्ट पेमेंट आया है तो आ जाएगा 22 दिसंबर, ठीक है। परफेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, ये केस है, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है, ओके, यस। अच्छा, याद रखना ये डेट ऑफ पेमेंट के लिए कंप्लीशन का डेट भी सेम ही है और इनवॉइस का भी डेट सेम ही है भाई, बिकॉज इनवॉइस एक ही बार इशू होता है, पेमेंट क्या है आप पार्ट तरीके से कर सकते हो, पर इनवॉइस तो भैया एक ही बार इशू होता है यार, कम ऑन यार, समझो ना यार प्लीज, यस, ओके। तो आज दोस्तों याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा, तो बेटा सिंपल सी बात है, क्या 30 दिन के अंदर इनवॉइस रेज हुआ, चेक करिए पहले। 2/11 का इनवॉइस कब तक रेज होना चाहिए, तो 30 दिन कब खत्म होता है, तो 11 बेटा नवंबर में 30 दिन, 2 चले गए 28, 2 बचा, अगले महीने में ट्रांसफर करो उसको, यानी कि 2/12 तक। पर आपका 18/12 को हुआ है माँ कसम, तो हम लोग ये तो नहीं लेंगे, हम लोग ले लेंगे 2/11, 8/9 एंड विच इज़ वाई 8/9 आ जाएगा। और यहाँ पे भी दोस्तों ये तो नहीं लेंगे, 2/11 को कंपेयर करेंगे 22/12 के साथ, विच एवर इज अर्लियर 2/11। तो दोस्तों जो 20,000 है उसका टाइम ऑफ सप्लाई ये है और जो 1 लाख है उसका टाइम ऑफ सप्लाई ये है। डिड यू गेट इट माय डियर फ्रेंड्स, डिड यू गेट इट माय डियर फ्रेंड्स, यस सर, यस सर। तो ये एक क्या ब्यूटी समय जो आ सकता है, जो कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं बिकॉज वो बौखला जाते हैं, इतना सारा डेटा 13 के अंदर हाई लौटा तो मैंने खबर नहीं। ओके, ये केस था, ठीक। चलो नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिकली क्या है 2 केसेस करवाना चाहूंगा, दूसरे आप अपने एंड पे कर लेना, ओके। और वो था माय डियर फ्रेंड्स कौन सा बताइए, ओके। अगर आप देखेंगे दोस्तों थर्ड और फोर्थ, तो देखिए क्या है, सबसे पहले XYZ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का फर्म है और उसने बेटा क्या है सर्विस रेंडर की है, जिसके रिलेशन में उसने इनवॉइस रेस कर दिया है, कभी इनवॉइस रेस कर दिया है 7 सितंबर को है, ठीक है। तो आप समझो दोस्तों हम लोग यहाँ पे DOC ले लेंगे, DOI ले लेंगे, DOP ले लेंगे, बराबर। तो उसका DOI ऑलरेडी आ गया है 7 सितंबर, ठीक है, परफेक्ट है। अब जब मैं बात करता हूँ दोस्तों डेट ऑफ पेमेंट की, तो यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट कब हुआ है, तो बोला है 3 अगस्त, राइट। और दूसरा क्या बोला है, प्रोविजन ऑफ सर्विस वाज रिमेनिंग टू बी कंप्लीटेड एट दैट टाइम, यानी अब तक सर्विस कंप्लीट हुआ ही नहीं है। तो डिड यू रियलाइज सर, हम लोग जनरली क्या करते हैं 13(2) में कि भैया डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस को बेस लेते हैं और वहां से गिनते कि 30 दिन के अंदर इनवॉइस रेस हुआ है कि नहीं, और फिर अगर 30 दिन के अंदर हुआ है तो इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, 30 दिन के बाद हुआ है तो फिर DOC और DOP विच एवर इज अर्लियर। पर दोस्तों यहाँ पे तो कंप्लीशन हुआ ही नहीं है, कंप्लीशन के पहले इनवॉइस रेस कर दिया। अरे ठीक है ना यार, अरे ठीक है ना यार, बोलो क्यों, बोलो क्यों, बिकॉज माई डियर फ्रेंड्स उसका रीजन है, उसका रीजन ये है बेटा, मेरे को है ना एक ही चीज से फर्क पड़ता है, मैं DOI के बदले DOC, DOI के बदले DOC तभी लूंगा जब DOI DOC के बाद रेज होगा, 30 डेज बाद होगा, ओके, समझा, यस। तो अगर वो ओके, सिंपल सी बात है, इनवॉइस कंप्लीशन के 30 डेज अंदर हुआ है या शायद कंप्लीशन के पहले ही होगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए उस केस में इनवॉइस सही टाइम पे इशू हुआ है, समझा। तो आइदर विद इन द, तो आई जस्ट अंडरस्टैंड, मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ उसको समझ लेना। तो DOC ओके फॉर एग्जांपल 110 है, तो यहाँ से 30 डेज के अंदर आप इनवॉइस रेस करो या फिर DOC के पहले ही रेस कर दो, डजेंट मैटर, ओके। ऐसा ही बोला जाएगा दोस्तों
ओके, ऐसा ही बोला जाएगा कि आपने DOI एकदम सही टाइम पे रेस किया है। समझा? यस, आइदर बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन और विद इन 30 days, डजेंट मैटर। व्हाट आई विल बी पिस्ड ऑफ इज कि अगर कंप्लीशन के 30 दिन बाद रेज हुआ है तो फिर मैं आई को छोड़ के फिर सीधा सी का सहारा ले लूंगा, बिकॉज फिर बहुत देर हो चुकी है दोस्तों, बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, यस। तो बस उसी के लिए मुझे क्या है करना था। ओके, फोर्थ वाला भी सेम ही है, आप अकॉर्डिंगली चेक कर लेना, दैट्स इट। मुझे बस यही गेम खेलना था कि यहाँ पे थोड़ा अनयूजुअल सा सीन था। अनयूजुअल सा सीन ऐसा था कि जनरली DOC रहता है, पर यहाँ पे DOC का डेट ही नहीं है और इनवॉइस रेस कर दिया है भाई ने वे बिफोर टाइम, राइट, यानी कंप्लीशन के पहले ही इनवॉइस रेस कर दिया है। तो फिर ठीक है, वो भी सही ही है। तो इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर को ही कंपेयर करना, तो 7/9 और 3/8 को ही कंपेयर करना। तो आज सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा क्या, 3/8। ओके, यस, डन। ठीक है, तो ये 13/2 वाला सीन ओके विथ रिस्पेक्ट टू माय डियर फ्रेंड्स वन टाइम सर्विस खत्म होता है। दोस्तों वन टाइम सर्विस की तो बात कर ली है, पर अभी हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस की। और आपको पता है दोस्तों, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में माय डियर फ्रेंड्स, जब आप सर्विस देते हो फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 3 months, तो वो होता है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर वो सर्विस है ऑन रेकरेंट बेसिस। दोस्तों वहां पे आपको पता है जो लास्ट डे टू इशू इनवॉइस है, ओके, जो टाइम लिमिट बेसिकली दिया गया है वो 30 days का टाइम लिमिट नहीं है। वो किसका टाइम लिमिट है दोस्तों, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो आज अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल, तो फिर टाइम लिमिट हो जाएगा आपका ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, आपको क्या है इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर क्या है माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों याद रखिए, इफ द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल, देन इन दैट केस डेट ऑफ पेमेंट इज द टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस। यानी कि अगर आपने डेट ऑफ पेमेंट के पहले अगर क्या है इनवॉइस इशू कर दिया, तो आपने सही इशू किया, इनवॉइस ऐसा माना जाएगा। एंड लास्ट माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट में, ओके, टाइम लिमिट क्या है इनवॉइस इशू करने का, कि अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट के पहले, तो आपने इनवॉइस से इशू किया ऐसा माना जाएगा। तो दोस्तों केस 1 में माय डियर फ्रेंड्स हम लोग यही मानेंगे, वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल। वहां पे सिनेरियो ऐसे ही होगा कि अगर टाइम लिमिट के अंदर, यानी कि ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आपने क्या है दोस्तों इनवॉइस इशू कर दिया है, तो फिर DOI या फिर DOP विच एवर इज अर्लियर आ जाएगा एज द टाइम ऑफ सप्लाई। दूसरा, अगर दोस्तों क्या है इनवॉइस इशू हुआ है आफ्टर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट माय डियर फ्रेंड्स, तो याद रखना ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ओके, और डेट ऑफ और एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर आ जाएगा क्या, एज द टाइम ऑफ सप्लाई माय डियर फ्रेंड्स। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट क्या है, when the due date is not ascertainable, उस केस में माय डियर फ्रेंड्स आप समझिए, when the invoice is issued on or before date of payment, तो वहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स याद रखना DOI और DOP whichever is earlier। पर दोस्तों when the invoice is issued after date of payment, तो फिर सिंपल सी बात है डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier, बेसिकली डेट ऑफ पेमेंट ही आ जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। एंड अगर केस 3 की बात करें दोस्तों, तो अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया विद इन, ओके, विद इन एज इन के ऑन और बिफोर रादर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, तो डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर आ जाएगा। पर दोस्तों अगर आपने क्या है उसके बाद रेस किया इनवॉइस, तो फिर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर आ जाएगा। एंड मैक्सिमम टाइम दोस्तों मॉड्यूल में भी क्वेश्चन इस एडजस्टमेंट पे है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना। ऑल्सो आई वुड रियली लाइक कि अगर आप CA फाइनल के स्टूडेंट है दोस्तों, जो आप है ही ऑब्वियसली, ठीक है, तो प्लीज़ ये क्या है, ओके, मैंने आपको चार्ट बुक में नहीं दिया है, तो आप अलग से इसको प्लीज़ लिख देना, इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। ओके, परफेक्ट। उसमें भी केस 3 तो लिख ही देना दोस्तों। अच्छा, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन क्या आ सकता है, लेट्स डू इट। तो बात करते हैं दोस्तों, अगर हम लोग रेणु दूत लिमिटेड की, तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स याद रखिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है XYZ लिमिटेड के साथ ऑन 2 जुलाई फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। ओके, बस मेरे लिए तो यही काफ़ी है। ओके, तो ये डेफिनेटली कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस बनता है दोस्तों। और यहाँ पे उसने बोला है कि बिल्डिंग कंप्लीट होगा 50%, 75%, 100% तब जाके आपको पेमेंट मिलेगा। ओके, वेरी सिंपल। तो आज दोस्तों इनिशियल बुकिंग हुआ है, तब एक पेमेंट मिला है, फिर 50%, फिर 75 और फिर 100। तो यहाँ पे क्लियरली पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट वाला सीन होता है। तो वहाँ पे आपको पता ही है कि भैया आपको इनवॉइस इशू कर देना है कंप्लीशन के पहले, तो DOI और DOP आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले
पेमेंट वाला डेट है, तो आज इस केस में ऑब्वियसली जब डेट ऑफ पेमेंट होगा तभी होगा टाइम ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू 15 lakhs। विद रिस्पेक्ट टू 60 lakhs माय डियर फ्रेंड्स, हमको देखना होगा कि भैया ये इवेंट कंप्लीट कब हुआ है। तो ये इवेंट कंप्लीट हुआ 15/3 को। अब हमको देखना है कि इनवॉइस 15/3 के पहले रेज हुआ है कि नहीं, देख लो। तो दोस्तों वो उसके बाद हुआ है, तो फिर हम लोग ये डेट नहीं लेंगे, हम लोग ये डेट और ये डेट विच एवर इज अर्लियर ले लेंगे, एंड दैट इज 15/3। 75% ऑफ द बिल्डिंग कंप्लीट कब हुआ दोस्तों? 20/6 को। तो प्लीज समझिए दोस्तों, यहाँ पे 20/6 के पहले इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए, राइट। पर अगेन यहाँ पे 20/6 के बाद हुआ है, तो अगेन ये डेट नहीं लेंगे। 20/6 और 23/7 विच एवर इज अर्लियर, 20/6 आ जाएगा। एंड लास्ट इज दोस्तों 30/9 को 100% पोर्शन कंप्लीट हुआ है, तो 30/9 या फिर उसके पहले हो जाना चाहिए, तो हम लोग लेंगे डेट ऑफ इनवॉइस वाला डेट, एंड वही हुआ दोस्तों 30/9 को ही इनवॉइस रेज हुआ है, तो वी विल टेक दिस डेट एंड दिस डेट विच एवर इज अर्लियर, एंड दैट अमाउंट्स टू 20/9 एज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर 40 lakhs। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया हो कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस वाला केस अगर होता है तो 30 डेज वाला टाइम लिमिट एक्शन में नहीं आएगा। ये प्लीज 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 विनंती करके याद कर लेना। ओके, ऑल्सो दोस्तों याद रखना, ओके, वो 30 डेज की टाइम लिमिट जो मैंने बोली थी आपको, राइट, जो 30 डेज की टाइम लिमिट दोस्तों मैंने बोली थी आपको, प्लीज 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 माय डियर फ्रेंड्स याद रख लेना। ओके, यहाँ पे इंश्योर करना दोस्तों कि वो जो 30 डेज की टाइम लिमिट थी, ओके जस्ट अ सेकेंड, वो 30 डेज की टाइम लिमिट माय डियर फ्रेंड्स, ओके 45 डेज की हो जाएगी। कब? Obviously my dear friends, in case of banks, in case of NBFCs, in case of financial institutions, okay, and in case of insurance companies, ये चीज़ आप प्लीज़ याद रखना। ये this goes without say, this goes without say, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओके 13(2) का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों एक छोटा सा एडजस्टमेंट विथ रिस्पेक्ट टू the case where you have paid amount in excess of, okay, in excess of but only up to 1000 rupees। let's check वो concept क्या है, ठीक है। अच्छा, परफेक्ट। इसके अंदर माय डियर फ्रेंड्स एक चीज और याद रखना, यहाँ पे ओके इसके बारे में क्या मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहता हूँ, सुन लीजिए। ओके, क्या है कि आप अपना ओके एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर, एट द option of supplier can here instead of going DOI or DOP whichever is earlier, okay, वो ये ऑप्शन के बदले सीधा ले सकता है only and only DOI, okay, of the next tax period। okay, ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है दोस्तों जब ओके जो कंसिडरेशन है आपने एज अ रिसीपेंट सप्लायर को एक्सेस में पे किया है, बट दैट एक्सेस अमाउंट इज अप टू 1000, यानी कि पे करना चाहिए था कितना आपको? 800 रुपया, पर आपने ओके पे करना चाहिए था 800, पर पे किया कितना है दोस्तों? 1000। तो दोस्तों आप समझा, आपने 200 रुपया एक्सेस भरा है, समझा, एंड जो एक्सेस भरा है वो है अप टू 1000। तो फिर दोस्तों ऐसे सिनेरियो में, दोस्तों ऐसे सिनेरियो में माय डियर फ्रेंड्स प्लीज याद रखिएगा क्या, ओके कॉन्सेप्ट बहुत 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 सिंपल है, और वो है ये कि भैया इस केस में आप सीधा टाइम ऑफ सप्लाई ले लीजिए, डेट ऑफ इनवॉइस। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे सुन लीजिए बराबर से। ओके, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए फटाफट से क्या है। ओके ओके, चेक करो। अ टेलीफोन कंपनी रिसीव्स 5000 अगेंस्ट एन इनवॉइस ऑफ 4800। द एक्सेस अमाउंट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द नेक्स्ट इनवॉइस। The company has the option to take the date of next invoice as the time of supply of services in relation to the amount of 200 received in excess against the earlier invoice, right? तो दोस्तों आज यहाँ पे सीन ऐसा ही हुआ है कि समझ लो फटाफट से, क्विकली समझ लो इस बात को कि आज ओके आपने फॉर एग्जांपल वोडाफोन का सब्सक्रिप्शन लिया, तो उसका डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस क्या होता है? 30 अप्रैल। इनवॉइस ओके रेस कब हुआ है दोस्तों?
इनवॉइस रेज हुआ है 5 मई, अगले महीने की 5 तारीख को। इनवॉइस रेज हुआ है कितने का? 4800 का। ठीक है, अब पेमेंट आपने कर दिया है, ओके लेट्स से 10 मई को। 10 मई को आपने पेमेंट कब कर दिया है? कितना किया है? 5000 का, राइट। तो याद रखना यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, आपने 200 रुपीज एक्सेस में पे किया है। ठीक है, यस। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, सुनिए बराबर से, ओके। गवर्नमेंट इतना बोल रहा है कि यहाँ पे आप टाइम ऑफ सप्लाई जब कैलकुलेट कर रहे हो, ओके, अप्रैल के पीरियड का, तो यहाँ पे ओके जितना इनवॉइस का अमाउंट है दैट इज 4800 का अमाउंट जितना बिलिंग हुआ है, आपने सही टाइम पे इनवॉइस रेज किया है 30 डेज के अंदर, यस। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या? 5 मई और 10 मई विच एवर इज अर्लियर, तो दैट विल बी 5 मई, ओके। तो 5 मई को दोस्तों आप क्या है, सिर्फ 4800 का ही क्या है टाइम ऑफ सप्लाई गिनिएगा, ओके। वो 200 रुपया जो आपको एडवांस में मिला है ऑफ विच मंथ? मई मंथ, ओके। जो सर्विस आप मई में देने वाले हो उसका आप टाइम ऑफ सप्लाई, ओके, मई के मंथ में ही गिनिएगा, आप अप्रैल के मंथ के रिलेशन में मत गिनिएगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि आज 31 मई को आप समझिए, ओके, नेक्स्ट सर्विस उसने दिया होगा, उसका ओके इनवॉइस उसने रेज किया है कभी, लेट्स से 5 जून, राइट। कितना किया है? लेट्स से 2000 रुपीज़ का, राइट। और पेमेंट कब हुआ है? 10 जून को, राइट। परफेक्ट, परफेक्ट। तो इस सिनेरियो में माय डियर फ्रेंड्स आप समझिए इस बात को कि यहाँ पे उसने सिर्फ 1800 पे किया होगा। तो आज याद रखना, गवर्नमेंट, हम लोग नॉर्मल तरीके से अगर जाते तो क्या होता? नॉर्मल तरीके से अगर जाते दोस्तों तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट यही बोलता कि भैया इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो आपको ये 2000 को क्या है 2 टुकड़ों में बांटना पड़ता, राइट। और आपको ये 2 टुकड़ों में बांटना पड़ता और इसमें आ जाता क्या? इनवॉइस या फिर पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, राइट। तो आज दोस्तों इनवॉइस तो क्या है 5 जून को आया है, 5 जून को आया है, राइट, राइट। या था 1800 और या था 200, राइट। पर यहाँ का पेमेंट हुआ है 10 जून को और यहाँ पे हुआ है 10 मई को। तो 200 रुपये का क्या हो जाता दोस्तों 10 मई और इसका हो जाता कितना? 5 जून, राइट। बिकॉज विच एवर इज अर्लियर ले रहे। तो आज गवर्नमेंट बोल रहा था यार 200 रुपये के लिए इतना फालतू कंप्यूटेशन मेरे को करवाना नहीं है, ओके। सिंपल सी बात है, पूरा का पूरा जो 2000 रुपया है, ओके, पूरा का पूरा 2000, ओके, मैं सिंपल सी बात है 5-6 को ही ले लूँगा, ओके, यानी DOI को ही ले लूँगा ऑफ द नेक्स्ट टैक्स पीरियड, राइट। जबकि एक्चुअली यहाँ पे आप देखें तो 1800 ही होता, पर गवर्नमेंट ने बोला 1800 नहीं, पूरा का पूरा 2000, यानी जो 200 एक्सेस भी आपने एडवांस में पे किया था ना, उसको उस दिन मत लीजिए, उसको अगले इनवॉइस की डेट पे ले लीजिए, सो दैट ओके वो जिस पीरियड के रिलेशन में एडवांस आया था उसी के रिलेशन में वो क्या है उसी वक्त बुक हो जाए, यानी कि उस पीरियड में ही बुक हो जाए जिसके रिलेशन में वो सर्विस दिया जाने वाला है, यानी कि मई में ही वो बुक हो जाए, ठीक है। ये फालतू 100-200 रुपए के लिए क्या है, एनी अमाउंट एक्सेस अप टू 1000 में गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल, ओके। बात कर रहे हैं हम लोग 13 सबसेक्शन 3 की। तो 13 सबसेक्शन 3 में माय डियर फ्रेंड्स याद रखना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। यहाँ पे भी याद रखना हम लोग रिसिपेंट के ही क्या है दोस्तों नज़रिए से, किससे बेटा? नज़रिए से देखेंगे। आर यू कैरिंग इट? यस। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल सी बात है, याद रखना डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स जैसा 12(3) में था, यहाँ पे डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस नहीं रख सकते। अरे कैसे रख सकते हैं यार? अच्छा फॉर एग्जाम्पल अब मैं बाहर जाके अंदर आया तो उसको कैसा बोलेंगे? अरे अब भी सर्विस आया देख, अरे सर्विस आया भाई देख, अरे देख। अरे नहीं गाउटी, ऐसा नहीं बोल सकता भाई, बिकॉज आप याद रखना सर्विस को सिर्फ महसूस कर सकते हो, आप उसे देख नहीं सकते, समझा? यू कैन नॉट टच इट, यू कैन ओनली फील इट, यू कैन ओनली फील इट माय डियर फ्रेंड्स, यस सर, ओके। तो आज इसीलिए बहुत मुश्किल होता है उसे ट्रैक करना। गुड्स को ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि वो हमको दिखता है बेटा, वो टेंजिबल है बेटा, टेंजिबल है, ओके, यस। दूसरा क्या है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, वहां पे दूसरा डेट क्या था? डेट ऑफ पेमेंट, यस। तो डेट ऑफ पेमेंट ले लिया और वहां पे 31 डेज था, यहाँ पे 61 डेज ले लिया, विच एवर इज अर्लियर। और डेट ऑफ पेमेंट का डेफिनेशन जो वहां पे था वही सेम यहाँ पे
है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, परफेक्ट। एंड द लास्ट इज, यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है विथ रिस्पेक्ट टू द जनरल प्रोविजन एंड द प्रोविजो टू 13 थ्रू। प्रोविजो का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्सेप्शन टू द सेक्शन। तो एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे कि अगर आपको क्वेश्चन में ये दिख जाता है कि सप्लायर है आउटसाइड इंडिया और रिसिपेंट है इन इंडिया, और दोनों के बीच में जो संबंध है बेटा, दोनों के बीच में जो संबंध है वो कौन से संबंध है? जायज या नाजायज बेटा? तेल लगाने गया एसोसिएटेड एंटरप्राइज वाले संबंध है माय डियर फ्रेंड्स। तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा? वेरी 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 सिंपल। ओके, आप ले लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई एज द डेट ऑफ डेबिट एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यस माय डियर फ्रेंड्स। ओके, और डेट ऑफ डेबिट एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट से बैंक अकाउंट नहीं है, ऊपर बैंक अकाउंट था दोस्तों, यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट है, याद रखना। इसका मतलब होता है कि आपने बुक किया है यहाँ पे खर्चा, राइट? तो एक्सपेंस को तो क्या है बेटा, डेबिट ही करते हैं ना, और आप रिसिपेंट के एंगल से देख रहे हो तो एक्सपेंस को तो डेबिट करते हैं। अब एक्सपेंस टू आपने कैश बैंक किया हो या क्रेडिटर किया हो, क्या फर्क पड़ता है? आप हमेशा जब ने क्या है, जब भी आपने एक्सपेंस डेबिट किया है वो दिन या फिर डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये आप ले लेंगे माय डियर फ्रेंड्स एज द टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा, इसमें मैक्सिमम बच्चे पता है गलती कहाँ करते हैं दोस्तों? आ जाइए फटाफट से, मैं अपने OQ बुक में आपको लेके जाता हूँ। ओके, वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल क्या है मिस्टेक करते हैं बच्चे, सुन लीजिए। सबसे पहले क्या है, ओके, 13(3) नॉर्मल प्रोविजन अगर आता है दोस्तों तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुन लीजिएगा। ओके, कि आज सबसे पहले ये पूछा जाएगा हु इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स। यस, इस तरह से क्या है वो लोग RCM वाले क्वेश्चंस और टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस को क्या क्लब कर सकते हैं। तो पहले आप ये बता दो कि प्रणव एसोसिएट्स जो है पार्टनरशिप फर्म है, रिकवरी एजेंट है, प्रोवाइडिंग सर्विस टू NBFC, तो डेफिनेटली NBFC विल पे टैक्स एज पर RCM। तो ये बात पक्की हो गई है। ओके, तो वो कर दीजिए और टाइम ऑफ सप्लाई 13(3) के तहत निकाल दीजिए। ओके, यस, मैं यहाँ पे क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12 डिस्कस करने आया हूँ। ये मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चन है दोस्तों जो ICI ने पूछा है। ओके, यस, Mint Industries, a registered supplier, imports business support service from Green INC of USA on 13th of August. The relevant invoice was $120,000 is raised by Green INC on 18th of August. Mint Industries makes the payment against the said invoice. Okay, एक डेट है उसका, फॉर एग्जाम्पल केस 1 में 22 सितंबर है, केस 2 में 22 दिसंबर है। बाय द वे ये केस है, यानी अलग अलग सिचुएशंस है, ये पार्ट पेमेंट नहीं है भाई। ओके, उनको बस जज करना है कि ये केस में क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई और दूसरे केस में क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई, अगर मैंने डेट ऑफ पेमेंट चेंज कर दिया तो। ठीक है, यस। तो सबसे पहले आई विल टेल यू समथिंग कि जब भी पब्लिक क्या है ये देख लेता है ना कि इंपोर्ट वाला ट्रांजैक्शन है, राइट, तो पब्लिक सीधा क्या झड़प उठता है कि यार सप्लायर आउटसाइड इंडिया, सर ने बोला था रिसिपेंट इन इंडिया है, तो भैया यहाँ पे क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, एक्सेप्शन, यानी कि प्रोविजो ट्रिगर हो जाएगा, 13(3) नहीं आएगा। अरे हाँ, पर वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज वाली कंडीशन कौन पप्पा दिखाएगा क्या? मां कसम बोल, हाँ क्या है एसोसिएटेड एंटरप्राइज? क्या उनके बीच में कोई रिश्ता है बेटा? नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर याद रखना वो प्रोविजो में नहीं आएगा, वो कहाँ आ जाएगा? 13(3) में ही आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पे वही आ जाएगा डेट ऑफ पेमेंट या फिर 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। अभी जो आता है वो कर लेना, ठीक है। यस, वही डिस्कस, मुझे मेन ये डिस्कस करना था कि लगेगा क्या इसमें, कौन सा प्रोविजन लगेगा, राइट। दूसरा क्या है दोस्तों, कोठारी लिमिटेड होल्ड्स 51% ऑफ शेयर ऑफ विल्सन INC बेस्ड इन USA। दोस्तों विल्सन INC प्रोवाइड्स बिजनेस ऑक्सिलरी सर्विस टू कोठारी। अभी इस केस में दोस्तों मैं क्या बोल सकता हूँ, 13(3) लगेगा या प्रोविजो लगेगा? तो डेफिनेटली दोस्तों प्रोविजो ही लगेगा, माँ कसम। क्यों बेटा? क्यों बेटा? बिकॉज यहाँ पे सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, रिसिपेंट इज इन इंडिया, और दोनों के बीच में एक रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ओ, एसोसिएटेड एंटरप्राइज कहलाता है दोस्तों। और इसीलिए प्रोविजो टू 13(3) आ जाएगा, यानी कि हम लोग ले लेंगे कौन सा डेट, डेट ऑफ डेबिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला डेट या फिर डेट ऑफ पेमेंट वाला डेट, व्हिचएवर इज अर्लियर। अरे यस और नो? यस, तो यहाँ पे 30 सितंबर आ जाएगा। तो प्लीज 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 क्वेश्चन यही देखना दोस्तों। ओके, सप्लायर आउटसाइड इंडिया, रिसिपेंट इन इंडिया में क्या है, सीधा कंक्लूड मत कर देना गाउठन। तो ये भी देखना कि एसोसिएटेड एंटरप्राइज है कि नहीं। और एसोसिएटेड एंटरप्राइज का क्लासिक एग्जांपल है कि मेंशन किया है कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी वाला रिलेशनशिप है कि
नहीं, इज दैट वेरी क्लियर फ्रेंड्स? अरे फ्रेंड्स समझो क्या नहीं समझो, जब नहीं यार बोलो ना यार प्लीज, बोलो ना यार, कमेंट सेक्शन में लगो ना ये सर, तो मैंने सारू लगे ना, थैंक यू, ओके यस ओके। तो ये बात आ जाती है माय डियर फ्रेंड्स विद रेस्पेक्ट टू 13(3), ओके यस, ठीक है, परफेक्ट, ओके। दूसरा खुशखबरी बात आपको यही है दोस्तों कि जब मैं बात करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, ओके, किसकी बताइए, ओके, 13(4), 13(5), 13(6), दैट इज mutatis mutandis, 12(4), 12(5), 12(6). इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर, ओके परफेक्ट। यानी वो सेम टू सेम है, ओके, उसका और कोई सीन है ही नहीं। फिर वो वाउचर वाला केस हो, रेसिडुअल केस वाला हो, या फिर वो इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी वाला केस हो, सेम टू सेम टाइम ऑफ सप्लाई है जो 12(4), 12(5), 12(6) में थे। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर, परफेक्ट, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों खात्मा करते हैं विथ Q&A हम लोग क्या, टाइम ऑफ सप्लाई का, जहाँ पे मैक्सिमम आप कहाँ गलती कर सकते हो वो मैंने दोस्तों आपको अच्छे से क्या है, एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों आपको क्या है बता दी है, ठीक है, परफेक्ट। दोस्तों एक और छोटा सा सम है जो आपको करना ही चाहिए और ये बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे याद रखना टाइम ऑफ सप्लाई में माय डियर फ्रेंड्स वो लोग 7(1)A सप्लाई चैप्टर को है, ओके, कंबाइन करके क्या है कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख लीजिए, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मेजर्स KLM लिमिटेड, अ पब्लिशिंग हाउस एंड अ प्रिंटिंग हाउस रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ बुक्स, लेटर्स, एनवेलप्स, गाइड्स एंड रेफरेंस मटेरियल्स। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। तो दोस्तों एक सर्विस है प्रिंटिंग ऑफ बुक्स और एक सर्विस है प्रिंटिंग ऑफ एनवेलप्स। दोस्तों आपको पता है 7(1)A में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया था कॉम्पोजिट सप्लाई का, जहां पे मैंने बोला था कि जब कोई बंदा प्रिंटिंग करके देता है वो साथ साथ में ओके पेपर के फॉर्म में गुड्स भी दे रहा है, यानी गुड्स भी दे रहा है और वो सर्विस भी दे रहा है माय डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए क्लासिक एग्जांपल हो जाता है किसका, कॉम्पोजिट सप्लाई का, जिसमें पलड़ा भारी होता है कंटेंट का, प्रिंटिंग का, इन केस ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स, एनुअल रिपोर्ट्स। और जब कोई वेडिंग कार्ड है, एनवेलप्स है, टिश्यू पेपर्स है, तो उसमें पलड़ा भारी होता है क्वालिटी ऑफ द पेपर का, यानी गुड्स का। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे ये जो है वो है इशारा किस तरफ, सप्लाई ऑफ सर्विस की तरफ, और ये है इशारा गुड्स की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 13 अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे सेक्शन 12, तो 13(2), 12(2) अप्लाई हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। एंड अकॉर्डिंगली सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर 12(2) की बात करूँ, एनवेलप्स की बात करूँ माय डियर फ्रेंड्स, तो उसमें तो मुझे चाहिए दो ही केसेस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डे टू इशू इनवॉइस। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ये रहा, एंड लास्ट डे टू इशू इनवॉइस इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स आता है डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, तो आ जाएगा 10th अप्रैल या 7th अप्रैल विच एवर इज अर्लियर, यानी क्या आ जाएगा 7th अप्रैल यहाँ पे। और दूसरा दोस्तों प्रिंटिंग ऑफ बुक्स में मैं सप्लाई ऑफ सर्विस लूंगा, तो वहां पे मुझे सिर्फ देखना है कि डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस कब हुआ है, उसके 30 दिन के अंदर देख लेना इनवॉइस रेज हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, अगर नहीं हुआ है तो फिर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो दोस्तों क्लियरली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंप्लीशन ऑफ प्रिंटिंग सर्विस जो है वो खत्म हुआ है कभी, बताइए। यस आई कैन सी 10th अप्रैल, और उसके 30 दिन के अंदर आप चेक कीजिए इनवॉइस रेज हुआ है कि नहीं। क्या इनवॉइस रेज हो गया है माय डियर फ्रेंड्स 30th मई तक? आंसर इज नो दोस्तों, वो 15th मई को हुआ है और इसीलिए ये 30 दिन के बाद हुआ है, विच इज वाई वी विल टेक 10th अप्रैल। एंड माय डियर फ्रेंड्स बताइए क्या ले लेंगे, डेट ऑफ पेमेंट। अभी डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पे पार्ट पेमेंट की तरह हुआ है, एक 20th मार्च को हुआ है और एक हुआ है 31st मार्च को। तो दोस्तों यहाँ पे दो पेमेंट दो टाइम ऑफ सप्लाईज आ जाएंगी, एक है अपना 20th मार्च, क्योंकि कंपेयर करेंगे 20th मार्च और 10th अप्रैल विच एवर इज अर्लियर, तो 20th मार्च, और दूसरा हम लोग कंपेयर करेंगे 10th अप्रैल और 31st में, तो आ जाएगा 10th अप्रैल, राइट। यस, दो क्या है डेट्स आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ सप्लाई। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस। दूसरा यहाँ पे ओके और एक क्वेश्चन है दोस्तों, चेक कीजिए। यहाँ पे बोला है SRK लिमिटेड इज एंगेज्ड इन सेल ऑफ फैब्रिक्स एज वेल एज डूइंग जॉब वर्क ऑफ नेटिंग यार्न गारमेंट। तो दोस्तों याद रखिए सेल ऑफ फैब्रिक्स क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि यहाँ पे आप खुद अपना गुड्स बेच रहे हैं। और जॉब वर्क दोस्तों क्या है, 7(1)A में ही हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, जॉब वर्क क्या है, एब्सोल्युटली राइट, सप्लाई ऑफ सर्विस है, जहां पे आप ट्रीटमेंट या प्रोसेस करते हैं ऑन सम अनदर पर्सन गुड्स। अगेन कहानी यही होगी दोस्तों,
ओके, ये आ जाएगा 12(2) के तहत और ये आ जाएगा 13(2) के तहत। बस इसमें ही लोग गलती कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं ये फिगर आउट करने में कि भैया गुड्स क्या और सर्विस क्या, और फिर गलत सेक्शन लगा के गलत टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं। यही डिस्कस करना था दोस्तों। जब बात करते हैं हम लोग सेक्शन 14 की, तो बॉस कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। ओके, तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स टाइम ऑफ सप्लाई वही है जो हमेशा से होते रहा है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। बट दोस्तों जब हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज की, तो उसमें प्लीज़ याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट यही आएगा यहाँ पे। ओके, कि पहले रेट फिर डेट, पहले रेट फिर डेट। ओके दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर आप इस चीज़ में क्या है असमंजस में है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले याद रखिएगा दोस्तों, सेक्शन 14 तब आ जाएगा जब ओके सिचुएशन ऐसा है कि डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट पे अलग अलग रेट है। यानी यहाँ पे रेट 12% है, यहाँ पे रेट 18% है। एंड दिस कैन हैपन विथ एनी, आप कुछ भी सिचुएशन ले लो, डजेंट मैटर, राइट। डी ओ आई लेट से 18% में है, डी ओ पी लेट से 12% में है, वट एवर द केस में भी, डजेंट मैटर माई डियर फ्रेंड्स, डजेंट मैटर फ्रेंकली स्पीकिंग। ओके, तो आज बस इंश्योर करिए कि सब इवेंट्स पे एक रेट नहीं होना चाहिए, सब इवेंट्स पे एक रेट नहीं होना चाहिए। ओके, किसी पे 12, किसी पे 18, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कैन डेफिनेटली हैपन माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो आज जैसे मैंने बताया दोस्तों, गुड्स के केस में तो क्या है, ओके वही पुराना टाइम ऑफ सप्लाई जो 12(2) का है वही अप्लाई होगा। बट सर्विसेज के केस में दोस्तों एज आई सेड, पहले रेट फिर डेट, पहले रेट फिर डेट। ओके, तो यस ये सिनेरियो आ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या है, रेट डिटरमाइन करो, उसके बाद आप डेट यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करो। ओके, तो पहले यहाँ पे क्लैरिटी, फिर यहाँ पे क्लैरिटी। कैसे लेके आएंगे, बहुत सिंपल है दोस्तों, याद रखना। आज ये 3 इवेंट है आपके पास, डी ओ एस, डी ओ आई एंड डी ओ पी। इन तीनों में से कोई भी दो इवेंट पे अगर एक रेट एप्लीकेबल है, तो लेट्स से इस पे 12 है, इस पे 12 है, इस पे 18 है, तो फिर इस केस में माय डियर फ्रेंड्स ये तो पक्का हो जाएगा कि मेजॉरिटी विंस। याद है ऐसा करते थे, मेजॉरिटी विंस, तो वही है दोस्तों। यहाँ पे आप 12% ले लेना माय डियर फ्रेंड्स, एंड इस तरह से दोस्तों 12% यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, बट दोस्तों याद रखना, टाइम ऑफ सप्लाई भी फिर आपने जिस रेट को लिया ना उसी में से आएगा, राइट। तो या तो डी ओ एस आ सकता है या तो डी ओ आई। तो अगर यहाँ पे ऐसा टाइप का कंफ्यूजन आता, तो मैं पहले ही से आपको बता दूं कि सेक्शन 14 में याद रखना, टाइम ऑफ सप्लाई कभी भी डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं आएगा। या तो वो आ सकता है दोस्तों इनवॉइस का डेट या तो पेमेंट का डेट, और अगर दोनों इकट्ठा साथ में खड़े हैं तो विच एवर इज अर्लियर। समझा? तो कभी भी मैं टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं लूंगा सेक्शन 14 के अंदर, याद रखना। अब बेटा याद रखना, आर यू गेटिंग इट? यस। ओके, ये सिनेरियो है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो आज फटाफट से यहाँ पे आ जाइए और मुझे बताइए कि क्या सीन होगा दोस्तों। तो अगर लेट्स से ओल्ड रेट एप्लीकेबल है माय डियर फ्रेंड्स डीओआई और डीओएस पर, और न्यू रेट एप्लीकेबल है डीओपी पर, तो इस सिनेरियो में माय डियर फ्रेंड्स डू यू रियलाइज ओके कि आज रेट तो अप्लाई होगा कौन सा, ओल्ड, और इसमें से ही आएगा क्या आपका न्यू न्यू अरे बोलो डेट। ओके, और वो आएगा क्या, डेट ऑफ इनवॉइस। क्यों? क्योंकि सप्लाई का डेट नहीं आ सकता है भाई, सप्लाई का नहीं आ सकता है, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्या है माय डियर फ्रेंड्स? ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे भी दोस्तों 3 में से 2 इवेंट क्या है, ओल्ड पे है। तो आज सिंपल सी बात है, वी विल टेक डेट ऑफ पेमेंट। ओके, एज द ओल्ड रेट। ओके, डेट ऑफ पेमेंट एज द ओल्ड रेट माय डियर फ्रेंड्स, डेट ऑफ सप्लाई नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड माय डियर फ्रेंड्स क्या है, वेरी सिंपल, ओल्ड रेट अगेन आ जाएगा, बट दोस्तों डीओआई और डीओपी, तो यहाँ पे आ जाएगा विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। फोर्थ है दोस्तों क्या है, देखिए फोर्थ में 3 में से 2 इवेंट में न्यू रेट एप्लीकेबल है, तो डेफिनेटली न्यू रेट ही अप्लाई होगा। और डीओपी और डीओएस से डीओएस कभी लेंगे नहीं, डीओपी ही लेंगे फिर यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे भी सेकेंड वाले में न्यू रेट ही आएगा दोस्तों, पर एस कभी लेंगे नहीं, इसीलिए आई ही लेंगे। और यहाँ पे भी दोस्तों न्यू रेट ही लेंगे, पर डीओपी और डीओआई विच एवर इज अर्लियर। आई होप दैट मेक सेंस। यस, ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, ओके मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि एक छोटा सा क्या प्रोविज़ो है, छोटा सा प्रोविज़ो क्या है मैं बता देता हूँ आपको, सुनिए।
ओके, सिचुएशन कुछ ऐसा है दोस्तों कि आज फॉर एग्जांपल ओके ये है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। ओके, चेंज इन रेट। ओके, तो पहले था 12%, अब ये कितना 18%। ठीक है, तो ये है क्या, डेट ऑफ सप्लाई, ये है डेट ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ पेमेंट, ऐसा सीन है। ठीक है, तो आज सिचुएशन कुछ ऐसा है दोस्तों कि ये डेट ऑफ पेमेंट में दो डेट्स है। पहला है डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट और यहाँ पे है डेट ऑफ पेमेंट एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, यस। तो दोस्तों आज समझो फॉर एग्जांपल ये अगर 1/4 है, ठीक है, ये है फॉर एग्जांपल 10/4 और ये है फॉर एग्जांपल 20 मार्च। ओके, यस। तो अब क्वेश्चन आएगा ये, चलो डीओएस में क्लैरिटी है, डीओए का क्लैरिटी है, डीओपी का क्या, मैं कौन सा डेट लूँ एज द डेट ऑफ पेमेंट यार, कम ऑन, अरे कम ऑन। तो गवर्नमेंट ने सिंपल सी बात इतनी ही बोली क्या कि सुन भाई सुन। ओके, देख अगर क्या है चेंज के ओके 4 वर्किंग डेज के बाद, आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट आता है, राइट, तो आप फिर क्या है यही डेट ले लो एज द डेट ऑफ पेमेंट। पर अगर वो विद इन 4 वर्किंग डेज आता है तो याद रख लेना फिर आपको ये ना चुन के ये ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा गेम है 4 वर्किंग डेज, तो 4 वर्किंग डेज के बाद तो बाद वाला डेट, और अगर उसके अंदर तो पहले वाला डेट, ऐसे आप समझ लो। ठीक है, तो उस तरीके से क्या है चीज़ों को हैंडल किया जाएगा एंड इसी चीज़ के बारे में क्या है बात बोली गई है। ओके, परफेक्ट, आई होप दैट मेक सेंस। इसका एक छोटा सा सम है OCOQ बुक में, वो भी आप कृपया करके कर लेना। ओके, मैं करवा देता हूँ, फटाफट से देख लीजिए। ओके, Mr. Mahendra Sharma, okay, an interior decorator registered in Ahmedabad, provided service to one of his clients, XYZ company registered at Pune. The provision of service was completed on 10/8. तो let me just mark it कि 10/8 को दोस्तों उसने क्या है 10/8/2018 को उसने सप्लाई कंप्लीट कर दिया है आपका। ओके, पेमेंट उसको मिला है, ओके, पेमेंट एंटर्ड, सॉरी, डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड in the books of accounts was 11/8/18, right, and change in rate of tax कब हुआ दोस्तों 16/8/18 को, एंड क्रेडिट कब आया उसके बैंक अकाउंट में 17/8/18 को। चेंज हुआ है फ्रॉम 5% टू 12%। ठीक है, और इनवॉइस रेज हुआ है कभी इसका 23/8/18 को। ठीक है, चलो अपने पास अभी डेटा टकाटक आ गया, फटाफट से क्या है वो दरार बांध दो। दरार मार दी है हम लोगों ने। दरार कभी है 16/8 को, इस दिन चेंज आया है। परफेक्ट, पहले था 5 और अब है 12। ठीक है, अच्छा फटाफट से बताओ मुझे डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस जो है ओके वो कब हुआ है 10/8 को। 10/8 डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, डेट ऑफ इनवॉइस जो है वो क्या है 23/8 को है डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर मैं देखूं डेट ऑफ पेमेंट एक 11/8 को है, एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट, 11/8 को है, और क्रेडिट वाला जो है सीन वो है 17/8 को। परफेक्ट, यस। तो दोस्तों मैंने क्या बोला था कि 16/8 ओके सिर्फ 4 वर्किंग डेज के अंदर, ओके, सिंपल सी बात है, दैट इज 17, 18, 19, 20। 20 के बाद अगर होता ना तो भैया मैं क्या है 12% वाला ले लेता, पर ये 20 के अंदर है, ओके, तो मैं ये ना लेकर मैं 11/8 ले लूँगा। तो 11/8 एंड 10/8 ये दो इवेंट्स 5% वाले हैं, इसलिए मैं रेट भी क्या है 5% लूँगा। और अब आपको पता है कि DOS हम कभी नहीं लेते, इसलिए मैं 11/8 ही ले लूँगा एज द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उसके अंदर दोस्तों हमको जोड़ना है, ओके, जहाँ पे लिखा ऐसा है कि विल योर आंसर बी डिफरेंट, ओके, अगर क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट ओके 16/8 को नहीं 17/8 को होता। ओके,
नहीं नहीं, क्या है, वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑन 14/8 इंस्टेड ऑफ 17/8। ओके 14/8 होता अगर ये, राइट, तो अगर ये 14/8 होता, ओके, इंस्टेड ऑफ 17/8, ओके, तो क्या कोई फर्क होता माय डियर फ्रेंड्स, आप बताइए। चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे, ओके, अगर 14/8 होता तो 14/8 यहाँ पे नहीं होता, पहले तो 14/8 यहाँ पे होता, बिकॉज 16/8 को चेंज हुआ है। तो डू यू रियलाइज माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे सभी डेट्स पे क्या है, 5% ही होता। माने पेमेंट पेमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, पेमेंट डेट्स में क्या कोई कलेश ही नहीं है, पेमेंट डेट्स में कोई कलेश ही नहीं है भाई। तो प्रोविजो टू सेक्शन 14 अप्लाई ही नहीं होता। यहाँ पे तो नॉर्मल जो आता है वही है अपना, पेमेंट एंट्री या फिर क्या है, डेट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, तो वो आ जाएगा 11/8, एंड अकॉर्डिंगली दोस्तों आंसर फिर भी सेम ही रहेगा। ठीक है, बस इतना मैं क्या है ऐड करवा के लिख दूंगा कि यहाँ पे प्रोविजो ही अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज आप समझिए प्रोविजो तब अप्लाई होता है जब वो एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट वाला डेट और दूसरा जो अपना डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट वाला डेट, वो क्या है अलग अलग होता है, अलग अलग रेट्स उस पर एप्लीकेबल होते हैं, तब प्रोविजो ट्रिगर होता है। यहाँ पे तो सब पे एक ही 5% है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत है बेटा। यस, ये अच्छा क्वेश्चन था। और दूसरा दोस्तों अच्छा क्वेश्चन, ओके, मैं आपको बताऊं, एक और था, रुकिए दोस्तों, बहुत 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 बढ़िया सम है ये। ओके, चेक कीजिए। मेजर्स हाउसफुल कन्वेंशन हॉल is in the business of letting out its halls for functions. It has provided you with the following information. Okay, determine the amount of refund, okay, out of the advance received based on the time of supply of one of its clients. माने ये चुम्मेश्वरी समय, मैं तो बोलूँ एक नंबर समय दोस्तों, CA फाइनल नवंबर 20 अटेम्प्ट का। दोस्तों क्या है ये सुनिए ध्यान से। ओके, एडवांस पे कर दिया है आपने, ओके, फॉर बुकिंग अ हॉल जिसका फंक्शन हेल्ड होगा फ्रॉम 1 to 3 नवंबर, तो 3 नवंबर को बेसिकली वो सर्विस कंप्लीट होगा। ठीक है, परफेक्ट। एडवांस पे किया है आपने 1 लाख का 16 जुलाई को। आपने एक एडिशनल डिपॉजिट भी पे किया है 2 लाख का 18/8 को। फंक्शन इज शेड्यूल्ड, ओके, क्लियरली फ्रॉम 1 नवंबर to 3 नवंबर। इनवॉइस इज इशूड, ओके, ऑन 25/11। 2,50,000 का क्या है उसने इनवॉइस इशू किया है। टैक्सेबल वैल्यू है, यानी इसमें जीएसटी आपको ऐड करना पड़ेगा। और एंड लास्ट इज कंसिडर दैट देर इज अ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स ऑन 15 अक्टूबर फ्रॉम 5% to 18%। ठीक है, तो ये सिनेरियो है यहाँ पे। ठीक है, तो आज दोस्तों पहले क्या था 5%, अब क्या है 18%, ये सीन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, चेंज है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, समझा। यस, तो आज सबसे पहले वो डिटरमाइन करो कि ये चेंज जो है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स आप जो कर रहे हो दोस्तों, वो फाइनली माय डियर फ्रेंड्स उस पर रेट क्या अप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों आज चेंज कब हुआ है आप पहले वो बताओ, 15 अक्टूबर को। ठीक है, दूसरा फंक्शन शेड्यूल कब हुआ है, 3 नवंबर को। ठीक है, 3 नवंबर को यहाँ पे है डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, राइट। दूसरा एडवांस पेड कब हुआ है, तो भैया डेट ऑफ पेमेंट है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एडवांस, ओके, ऑन 16/7। इनवॉइस कब रेज हुआ है दोस्तों, 25/11 को, 25/11 को इनवॉइस रेज हुआ है आपका। ठीक है, ये सिनेरियो है। ओके, और इस तरह से दोस्तों अगर हम लोग डिसाइड करें तो सिंपल सी बात है, 3 में से 2 इवेंट न्यू रेट पे एप्लीकेबल है, तो आज डेफिनेटली 18% एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम माय डियर फ्रेंड्स, ओके, DOS हम लोग कभी लेंगे नहीं, तो DOI ही आ जाएगा एज द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, तो दोस्तों आज सबसे पहले तो टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा 25/11, वो बात है पक्की। और साथ साथ में याद रखना इनवॉइस जो है उसमें आपका 2.5 लाख तो है ही, साथ साथ पे उस पर GST अब लगेगा 18% के हिसाब से, जो भी है, ओके, आ जाएगा कितना, अराउंड 45,000, या आ जाएगा 2,95,000। क्लियरली दोस्तों मेरे को रट्टा था ये, राइट। यस, अपन कौन से रामानुजन है बेटा जो फटाफट से कंप्यूट कर ले ऐसे, ठीक है। ओके, ओके, तो दोस्तों ये है 295, तो ये टोटल अमाउंट पेएबल है। ओके,
और आपने ओके इफ यू रिमेंबर 1 लाख ऑलरेडी दे दिया था एज एडवांस और 2 लाख आपका डिपॉजिट था, तो 3 लाख आपका ऑलरेडी पड़ा है वहाँ पे। तो डू यू रियलाइज माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे 5,000 ऑब्वियसली बात है रिफंड करना पड़ेगा उसे, राइट? क्योंकि आपका बनता है 295 और आपने दे दिया ऑलरेडी कितना, 3, तो 5,000 रिफंड करना बनता है। एंड दिस इज हाउ ब्यूटिफुली उन्होंने क्या है सेक्शन 14 का यूज करके यहाँ पे एक नया ही क्वेश्चन क्या है बना डाला है, राइट? डेफिनेटली कंफ्यूजन हो सकता है स्टार्टिंग में, तो कितने सारे बच्चे ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये तो रिफंड का क्वेश्चन है, अरे क्या रिफंड का क्वेश्चन है, टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है, सेक्शन 14 का क्वेश्चन है। तो सेक्शन 14 अगर आपका कंठस्थ होता तो डेफिनेटली आप क्या है इसको ईजी तरीके से क्या है फिगर आउट कर सकते थे। ब्यूटीफुल सम है, मेरा फेवरेट सम है, बस यही बोलना चाहता था। और यहाँ पे दोस्तों आपका टाइम ऑफ सप्लाई ओके विथ Q&A विथ इंपॉर्टेंट सम्स करवा देना चाहता था। थैंक यू। और अगर आपको जेन्युइनली ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, सो दैट मैं ऐसे ही क्या है Q&A के साथ क्या है रिविजन्स लेके आ सकूं, जहाँ पे आपका रिविजन भी हो जाए और इम्पोर्टेंट Q&As भी हो जाए। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।